वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 12 वाले बच्चों के लिए बिजनेस स्टडीज एक खास चैप्टर है जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शंस। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग पूरे के पूरे कंप्लीट चैप्टर करने वाले हैं। तो जिन बच्चों को अगर प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में आप मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शंस। कंज्यूमर प्रोटेक्शंस का मतलब क्या होता है? जहां पे बायर और सेलर्स के हिसाब से अगर उसको डिफेक्टिव प्रोडक्ट अगर मिलता है तो उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट के एंगेस्ट में अगर कहा जाए तो प्रोटेक्शन जो दिया जाता है उसी को एक तरीके से कह सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शंस, जो कि हम लोग क्या कहते हैं, जागो ग्राहक जागो, ठीक है ना। मतलब जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, ठीक है, जो कंज्यूमर्स है, उसको एक तरीके से प्रोटेक्शंस दिया जाता है गवर्नमेंट के हिसाब से। गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ बनाया है, नियम बनाया है, कानून बनाया है, जिससे अगर आपको अगर लग रहा है जो कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो डिफेक्टिव मिल चुका है लेकिन दुकानदार आपको वो प्रोडक्ट को रिटर्न करने से मना कर रहा है तो आप उस पे केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों इसी बात को हम लोग आगे समझते हैं, आखिर ये होता क्या है। तो देखो सबसे पहली बात यहां पर अगर देखा जाए तो बोला गया कंज्यूमर प्रोटेक्शंस रेफर्स टू द प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर्स एंगेस्ट, अगर देखा जाए एंटी कंज्यूमर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय द प्रोड्यूसर्स या सेलर्स। यहां पे प्रोड्यूसर्स और सेलर के हिसाब से दोनों का, जो बनाता है या बेचता है, ठीक है ना, बनाने वाले की बात कहें या बेचने के बात करें, उसके खिलाफ एंटी कंज्यूमर ट्रेड, बेचने वाले के भी हिसाब से जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है, तो भाई खरीदने वाले क्या करेगा, बेचने वाले के ऊपर जो है ना एंट्री, यहाँ पे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो आएगा उस पर ट्रेड चला सकता है। तो बोला गया यहाँ पे सेविट इंपेटर। तो सेविट इंपेटर का मतलब यहाँ पे होता है जो बायर के लिए जो है ना वी वेयर किया जाएगा, चेतावनी। क्या होता है? चेतावनी। किसके लिए? खरीदार के लिए। अच्छा, जो खरीदने वाला होता है उसको भी क्या करना चाहिए, जितने भी प्रोडक्ट है उसको अच्छे तरीके से सोच समझ के, जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं है ना, या उसके एक्सपायरी डेट से लेकर मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर एक्सपायरी डेट तक हर एक चीज को अच्छे तरीके से समझना चाहिए, ठीक है ना। चाहे खरीदने वाले की बात करें या बेचने वाले की बातें करें या बनाने वाले की बातें करें या होलसेलर की बातें करें या रिटेलर की बातें करें, सबको एक तरीके से वी वेयर होना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे अगर कहा जाए तो बहुत सारे ऐसे बातें होता है मार्केट में, उसके लिए खासकर उसको अवगत कराया जाए। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चा, बोला गया है, ये तो बात आपको समझ में आ गया, जो बायर्स के लिए वी वेयर होगा या सेलर्स के लिए होगा, दोनों के लिए होता है ना। तो कंज्यूमर आर एक्सपोज टू रिस्क ड्यू टू एक्सप्लोटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक डिफेक्टिव एंड अनसेफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लोटिव की बात जो बोला गया है, जो अनफेयर ट्रेड होगा, ठीक है ना, किसी प्रकार का अगर धोखाधड़ी अगर किया जाता है, ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक डिफेक्टिव प्रोडक्ट हुआ, अनसेफ प्रोडक्ट हुआ, या यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल्टरेशंस हुआ, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हुआ, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग एक्सेट्रा। यहाँ पे इतने सारे जो है ना बच्चा जो लिखा हुआ है, इसमें किसी प्रकार का अगर कस्टमर के खिलाफ, कस्टमर को, ठीक है ना, कस्टमर के खिलाफ नहीं, कस्टमर के साथ अगर ऐसा होता है, मिसलीडिंग जो एडवर्टाइजमेंट के द्वारा किया जाता है, लिखा हुआ रहेगा 50% ऑफ 50%, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है जो 50% ऑफ, ठीक है ना, किस पे? तो 50% के हिसाब से। अब मान लो ऐसे अगर केस रहती है मिसलीडिंग ही, मतलब मिसलीडिंग नहीं, हिसाब सब लिखा हुआ है यहाँ पे। जो परचेजर होगा, जो बायर्स होगा, जो खरीदार होगा, उसको जो है ना खासकर यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। उसको ये लगेगा, अगर बच्चा यहाँ पे मान लेते हैं अगर 100 रुपया का प्रोडक्ट है, बोलेगा 50% इसको ऑफ करो, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? तो 50 रुपया होगा। फिर बोला जाएगा यहाँ पे 50% और ऑफ करो, मतलब यहाँ पे 50 रुपया का 50% अगर निकालते हो, फिर बोलेगा नहीं चलो 25 रुपया बच रहा है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऐसा इसमें रूल्स नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ 50% ऑफ 50, मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको 25% के हिसाब से डिस्काउंट के हिसाब से मिलेगा, बाकी बात प्रोडक्ट आपको मिलेगा कितना में, 75 रुपीज ही मिलेगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे कभी कभी तो कस्टमर जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, वही कंफ्यूज हो जाते हैं आखिर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं बच्चों, अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर अनसेफ प्रोडक्ट है या उसमें ऑल्टरेशंस किया गया, चेंजेस किया गया है, या फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है,
होर्डिंग लगा गया है, क्योंकि आजकल मार्केटिंग में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा ही मिसलीडिंग किया जाता है ना। जैसे खासकर कोचिंग सेंटर वाले भी बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं जो कोचिंग पढ़ा कहीं और पे, ठीक है ना, तो उसका पिक्चर जो अच्छा मार्क्स लाया है बच्चा अपना बोर्ड में, तो उसका पिक्चर्स क्या करेगा अपने कोचिंग सेंटर में लगा के मिसलीडिंग कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीके से अगर कहा जाए कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अगेंस्ट आता है। अब जिन बच्चे का होर्डिंग में आया है नाम, उसके अगेंस्ट में क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। बाकी बात यहाँ पे तो बहुत सारा लिखा ब्लैक मार्केटिंग भी चलता ही चलता है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये सब तो बात समझ में आना ही चाहिए। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शंस का मतलब होता है जो देयर इज अ नीड टू प्रोवाइड एडुकेट प्रोटेक्शंस टू कंज्यूमर एंगेज सच प्रैक्टिसेस। अगर इस तरीके से काम करने वाले अगर लोग होते हैं तो इनके खिलाफ गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्टेप जरूर लेते हैं, और उन्हीं स्टेप को हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चा। सबसे पहली बात लिखा हुआ है इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शंस। अब ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि आजकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा बाजार में, मार्केट में कालाबाजारी, जिसको हम लोग जो है ना यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग की अगर बातें करें या मैल प्रैक्टिसेस की बातें करें, बहुत ज्यादा ही यहाँ पे अब जो है ना चला हुआ है ना। डुप्लीकेशंस की अगर बातें करें, ऑल्टरेशंस की बातें करें, मिसलीडिंग की बातें करें, तो बहुत ज्यादा इसका जो है ना पूरे दुनिया में छाया हुआ है। तब इसमें अगर देखा जाए जैसे साइबर क्राइम भी एक तरीके से कंज्यूमर्स के हिसाब से आ सकता है, जो प्रोडक्ट कोई और दिखाता कोई और है, पैसा कोई और लेता है ना। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए होते हैं तो कंज्यूमर्स अनसेफ होते हैं। इस अनसेफ को सेव करने के लिए यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन लाया गया है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझने वाले बच्चा यहाँ पे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपोर्टेंस क्या है। अब यहाँ पे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कंज्यूमर के हिसाब से ये क्या होना चाहिए। पहली बात बोला कि कंज्यूमर्स इग्नोरेंस करता है, ठीक है। इंपोर्टेंस इसीलिए है कि कंज्यूमर्स क्या करता है, बोलता है ठीक है थोड़ा ही न फूटा हुआ है, थोड़ा ही टूटा हुआ है, क्या होगा चल जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है वो डिफेक्टिव है, ठीक है ना, या आपने कुछ और ऑर्डर दिया, ठीक है ना, कुछ और प्रोडक्ट आ गया, तो उसके अगेंस्ट में आप यहाँ पे कुछ भी अगर कहा जाए केस फाइल करो या रिटर्न करो प्रोडक्ट को। जरूरी नहीं बार बार केस फाइल ही कर देना है, पहले देखना है, पहले क्या करना होता है, पहले उसको कन्विंस करना पड़ेगा, देखो भैया ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, इसको रिटर्न करें, है ना। जब वो नहीं करेगा तब ना केस फाइल करिएगा। बोला कि यहाँ पे जब मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर फॉर देयर राइट्स एंड रिलीफ अवेलेबल टू देम एज रिजल्ट ऑफ विच they are continuously exploited in order to save consumer from exploitation, consumer protection is needed। मतलब ये बच्चा यहाँ पे बोला गया है ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर्स को जो ग्राहक की बातें कर रहे हैं उसको अपना अधिकार मालूम ही नहीं। बात सही है कि नहीं है। मैंने बोला यहाँ पे सबसे पहली बात क्या किया जाता है, कंज्यूमर जो है इग्नोरेंस करता है, लगता है कि नहीं इसके मामले में अगर फंसे तो हमको कोर्ट कचहरी से जो है ना यहाँ पे पूरे तरीके से लफड़ा लग जाएगा। तो कंज्यूमर्स क्या करता है, उस चीज को इग्नोर कर देता है, चाहे वो डिफेक्टिव रहे या उसके साथ धोखाधड़ी किया गया हो, तो वो आपस में निपट लेता है कि नहीं। लेकिन जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया इसीलिए पहली बात तो ये जो कंज्यूमर्स क्या करता है अपने अधिकार को, अपने राइट्स को इग्नोरेंस करता है, ठीक है ना, उसको बचना चाहता है। दूसरी बात बोला कि यहाँ पे अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स, बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड है। अब जो अनऑर्गेनाइज होगा उसको तो भाई किसी तरीके से अगर कहा जाए तो प्रोटेक्शंस नहीं मिलता है, ठीक है ना। जैसे आप मान लो कोई प्रोडक्ट लिया तो आप कहाँ लोगे, जाकर रिटेलर के पास लोगे। जो रिटेलर है, ठीक है ना, वो एक तरीके से कंज्यूमर्स कहीं ना कहीं प्रोडक्ट लाया होगा। अब वो जो रिटेलर है वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज मतलब उसके पास कोई लाइसेंस है ये नहीं है। तो जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसके जगह पे जाके आपने क्या किया, दुकान के पास मतलब दुकान पे जाके आपने प्रोडक्ट लिया, लेकिन जब आप उसके पास जाओगे तो वो आपको रिटर्न करने के नाम नहीं लेगा, क्योंकि वो जो दुकानदार है वो क्या है, अनऑर्गेनाइज, ठीक है ना, जिसके वजह से आपके प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि इन इंडिया कंज्यूमर्स आर स्टिल अनऑर्गेनाइज्ड एंड देयर इज अ लैक ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच वुड एक्ट इन देयर इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट लेना भी नहीं चाहते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना लाइसेंस का, बिना ऑर्गेनाइज का, ठीक है ना, अनऑर्गेनाइज के हिसाब से बिजनेस को चलाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम्स है। उसके बाद बोला कि यहाँ पे वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशंस ऑफ कंज्यूमर्स, यहाँ पे कंज्यूमर्स को, ग्राहक को अगर कहा जाए तो शोषण किया जाता है। कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड ऑन द लार्ज स्केल, बहुत ज्यादा ही अगर कहा जाए, बाय मींस वेरियस अनफेयर ट्रेड
मतलब अलग अलग तरीके से ट्रेड बिजनेस है ना, पूछोगे एक बात लेकिन उसके फैसिलिटी अगर बात कहें, फीचर्स की बातें कहें, मतलब बहुत ज्यादा ही वो दिखा देता है, सुना देता है, जिससे क्या होता है जो कस्टमर होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, बिल्कुल पूरे तरीके से अगर कहा जाए कंफ्यूज हो जाता है। मतलब ये वहां पे एक्सप्लोटेशन भी किया जाता है, शोषण भी किया जाता है ना। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट को आपको रिटर्न अगर करना भी है तो इतने सवाल क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि आप बोलोगे नहीं भैया रहने दीजिए, जो प्रोडक्ट है वो मेरा दे दीजिए, बात खत्म करो, है ना। तो ऐसे भी क्या किया जाता है, एक्सप्लोटेशन किया जाता है, जिससे क्या होता है कंज्यूमर्स है ना अपना केस ही, या हम कह सकते हैं किसी तरीके से कंप्लेन वो नहीं देता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको साथ बहुत ज्यादा जाती हो जाता है। अब अगला पॉइंट ये देखो बच्चा, कंज्यूमर्स के हिसाब से 3 पॉइंट्स बताया गया है, ये ध्यान रखना एग्जाम में अगर आ सकता है। जो कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या होता है, तो कंज्यूमर इग्नोरेंस करता है, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स होते हैं इसी वजह से। और तीसरी बात वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर के साथ बहुत ज्यादा शोषण करने को देखने को मिलता है। अब भी यहाँ पर अगर बात देखा जाए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, बिजनेस के कंसर्न से लोग क्या सोचते हैं, सोचते क्या है, पहली बात लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट, ये सोचता है भैया क्या, इट इज ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, वो बिजनेस पे ध्यान देता है, कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के हिसाब से नहीं, कस्टमर के हिसाब से नहीं, टू कीप इट्स कस्टमर सेटिस्फाइड। ग्लोबल कंपटीशन वुड बी वन बोला कि only after satisfying customer, and satisfied customer lead to repeat sales and thus help increasing customer base of the business। मतलब ये अगर कहा जाए तो बोला गया है ये हमेशा इंटरेस्ट बिजनेस में लेता है, और बिजनेस में अगर इंटरेस्ट अगर लेगा जिससे क्या हुआ कस्टमर वो संतुष्टि तो है और वो बार बार रिपीटेड कस्टमर बनाता तो जरूर है, लेकिन और सब चीज के लिए वो क्या करता है, इग्नोर करता है। तो लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से देखो इसमें ये आप सोच सकते हो, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है मान लो कोई बिजनेस है, कोई दुकानदार है, अब वो लंबा समय से बिजनेस चला रहा है, तो आप क्या कहते हो, चलो जो है ठीक है होगा, ठीक है ना, कोई इतना दिन से कैसे ठग सकता है, तो उसके हिसाब से भी हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि कस्टमर को वो रिपीट कस्टमर बनाए हुए हैं, है ना, मतलब बार बार उसके दुकान पे जो है ना कस्टमर आते हैं, तो इससे क्या लगता है जिसका गुडविल अच्छा है और यहाँ पे जो है ना कस्टमर बहुत सारे लोग आ रहे हैं और हम लोग भी आ रहे हैं, मतलब किसी प्रकार के ये यहाँ पे प्रोडक्ट जो है ना वो अनफेयर नहीं है, ऑल्टरेशन नहीं है, मिसलीडिंग नहीं है, जिसके वजह से भी क्या करते हैं जो कंज्यूमर्स अपना जो राइट्स है वो भूल जाता है, मतलब चलो कोई बात नहीं, ऐसे भैया है बहुत दिन से बिजनेस चला रहा है, जो देगा वो ठीक है कि नहीं। तो ऐसे भी होता है, इस केस में क्या होता है जब कस्टमर जो है ना बहुत ज्यादा ही सेटिस्फाइड होता है और रिपीट होता है, जिसकी वजह से उसके बिजनेस चलते रहता है और बाकी बात चीज को जो है ना वो इग्नोरेंस करते रहता है, ठीक है। फिर बोला कि बिजनेस यूजेज रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। अब बिजनेस यूजेज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी मतलब ये बिजनेस के हिसाब से अगर देखा जाए बच्चा, बोला कि एवरी बिजनेस यूजेज द रिसोर्सेज, जितने भी बिजनेस होता है सब में किसी न किसी प्रकार के क्या चाहिए, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होता है, जो हमारे नीड को, ठीक है ना, जो हमारे आवश्यकताओं को पूरी तरीके से संतुष्टि या सेटिस्फाइड दिलाए, वही होता है रिसोर्सेज। तो बोला कि यहाँ पे जो बिजनेस में जितने भी रिसोर्सेज है वो सोसाइटी ही के हिसाब से पूरा किया जाता है, रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी एंड दस देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क इन द सोसाइटी ऑफ इंटरेस्ट। अब सोसाइटी के हिसाब जो रिसोर्सेज पूरा होता है तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, सोसाइटी को पूरे तरीके से यहाँ पे सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि मान लो कस्टमर आपको रिपीट कस्टमर या कोई भी चीज ऐसे है बिजनेस के लिए कहां से मिलेगा, सोसाइटी से, समाज से, पब्लिक से, है कि नहीं, तो वहां पे भी इग्नोरेंस ही मिलता है, ठीक है। अब बोला कि यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये समाज का जो जिम्मेदारियां हैं जिसके वजह से भी क्या होता है कस्टमर। अब देखो लाखों के भीड़ में अगर कोई एक बंदा अगर कोई कस्टमर है, ठीक है ना, वो अगर कंप्लेन करने के लिए अगर जा भी रहा है तो क्या कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तरीके से ये समझ सकते हो बिजनेस है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सो टुवर्ड्स वेरियस ग्रुप्स लाइक अगर ओनर्स, वर्कर्स, गवर्नमेंट, कस्टमर एक्सेट्रा, सो दस कस्टमर शुड बी प्रोवाइड विद क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। तो जो कस्टमर होते हैं उसको क्या हमको देना पड़ेगा, रीजनेबल और क्वालिटी के हिसाब से देना चाहिए। एक तरीके से बिजनेस में भी ये तरीके से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जो कस्टमर जो आते हैं उसको सही तरीके से सोसाइटी में प्रोडक्ट आप अच्छे तरीके से दो, लेकिन वही बात है इग्नोरेंस मिलते रहता है। उसके बाद देखा जाए मोरल जस्टिफिकेशंस, बोला गया यहाँ पे इट इज द मोरल ड्यूटी ऑफ एनी बिजनेस टू एक्ट इन फेवर ऑफ कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक डिफेक्टिव या अनसेफ प्रोडक्ट, ऑल्टरेशंस, false misleading advertising
होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, मतलब यही है। देखो बच्चा, मॉरल जस्टिफिकेशन हो जाता है, मतलब वहां पे किसी तरीके से कोर्ट कचहरी का कोई लेना देना झंझट जो है ना, कोई कंज्यूमर्स चाहता ही नहीं है। बोलता है ठीक है भैया रहने दो, क्या हो सकता है, बोलेगा जी नहीं मेरे से इतना कमा को क्या ही कर सकता है। तब ऐसे ऐसे कस्टमर बहुत ज्यादा ही हो सकता है, ऐसे कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा हो सकता है। आप सोचो एक एक रुपए के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो वो दुकानदार या वो कंपनी, वो फर्म ऐसे बहुत ज्यादा ही वो अपने आप को रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पे वही है जो फेवर ऑफ कंज्यूमर्स के हिसाब से, अगर मान लो इंटरेस्ट अगर लेना भी चाह रहा है ना, अगर कोई कंज्यूमर्स है वो इंटरेस्ट लेना भी चाह रहा है, भैया मेरे साथ ऐसा हुआ है जाती, तो भाई उसको जो है ना एक्सप्लॉइटेशन किया जाएगा, शोषण किया जाएगा। और बहुत ज्यादा ही जो है अलग तरीके से यहाँ पे बातें चल रहा है, सिर्फ एक कस्टमर के साथ नहीं, एक कंज्यूमर के साथ नहीं, ऐसे बहुत लाखों होते हैं जो इससे बच निकलने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसमें फंसना नहीं चाहते हैं। बात सही है कि नहीं है? अब यहां समझो, अब बोला गया गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब यहां पे इफ ए बिजनेस एंगेज इन एनी फॉर्म ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस देन गवर्नमेंट टेक एक्शन अगेंस्ट इट व्हिच विल एडवर्सली अफेक्ट द गुडविल ऑफ द कंपनी। अब ये सारे चीज इतना प्रॉब्लम्स तो है, बिजनेस के हिसाब से, कंज्यूमर्स के हिसाब से, समाज के हिसाब से प्रॉब्लम तो हर एक जगह है। समाज उस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाह रहा है ना, जो भाई क्या होगा, बहुत ज्यादा है, बहुत सारे कस्टमर है, बहुत क्वालिटी है, ऐसे है वैसे है, ठीक है ना। कंज्यूमर अपने हिसाब से, समाज अपने हिसाब से, बिजनेस की तरह से, यहाँ पे अलग अलग तरीके से सब काम चल ही रहा है एक्सप्लोटेशन के हिसाब से। तो अब यहाँ बोला गया है अगर मान लीजिए गवर्नमेंट अगर आता है इस चीज को खत्म करने के लिए, जहां पर अनफेयर ट्रेड चल रहा है, या हम कह सकते हैं एक्सपोर्टेशन चल रहा है, या हम कह सकते हैं ऑल्ट्रेशन चल रहा है, मिसलीडिंग चल रहा है, तो वहां पे गवर्नमेंट का रोल जो है ना, जैसे ही अगर कंपनी, कोई कंपनी कर सकता है, अब वो जैसे ही कंपनी के एंगेस्ट अगर कोई चीज अगर रूल के हिसाब से अगर रूल आउट करता है, तो मतलब क्या, कंपनी तो खतरे में है। तो यहाँ पे खतरे में है, उससे बचाना भी है, बचना भी है कंज्यूमर्स को। तो यहाँ पे क्या होगा, बिजनेस एंगेज में जितने भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होते हैं बच्चे, उसके लिए कौन आते हैं, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट क्या करते हैं, उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, जिससे क्या होता है, किसी भी कंपनी का गुडविल, रेपुटेशन खराब हो सकता है। इसीलिए मैं यहाँ पे यही कहूंगा, जब भी अगर आप बिजनेस करें तो कंज्यूमर्स के हित में करें, ताकि कंज्यूमर्स के साथ किसी प्रकार का धोखाधड़ी या अगर कहें तो माल प्रैक्टिसेस या ब्लैक मार्केटिंग ऐसा ना। अब इसको देखते हुए लगे लीगल प्रोटेक्शंस टू कंज्यूमर्स। अब यहाँ पे ऐसे बहुत ज्यादा ही अगर बात करें बच्चा, प्रोटेक्शंस जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शंस एक्ट 1986 के लिए हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो लीगल प्रोटेक्शंस टू कंज्यूमर्स के लिए यहाँ पे सबसे पहली बात अगर हम लोग देखेंगे तो वह है सीपीए, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शंस एक्ट 1986। अब ये 1986 से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ही आता है बच्चा, तो हमेशा ध्यान रखें इसके 2 मार्क्स या 5 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए आपको ये जरूरी है टॉपिक पढ़ना, ये तो 100% याद कर लो, यहां से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। तो बोला यहाँ पे सीपीए 1986 के हिसाब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अगर बात करें, the set up the protect and promote consumers interest through the speedy and inexpensive redressals of grievance। मतलब यहाँ पे निदान की बात हो रहा है, मतलब कंज्यूमर्स को किसी प्रकार को अगर प्रोटेक्ट चाहिए, प्रमोशन चाहिए, मतलब प्रमोट चाहिए कंज्यूमर इंटरेस्ट के हिसाब से, तो क्या होगा, बोला रिकॉग्नाइज कंज्यूमर राइट्स एंड सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट। तो कंज्यूमर को भाई सबसे पहले तो इंटरेस्ट दिलवाओ ना, है कि नहीं। तो बोला कि इसके लिए जो सीपीए है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यहाँ पे 3 टायर ऑफ रिडर्सल्स एजेंसी बना है। तो रिडर्सल्स जो लिखा हुआ है बच्चा, इसका मतलब होता है निदान करना, ठीक है, मतलब जो भी अगर प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट करना, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टायर, ध्यान रखने कितने टायर होते हैं, 3 टायर्स जो है बनाया गया है। एजेंसी टू एड्रेस कंज्यूमर ग्रीवेंस हैज बीन सेट अप ऑफ कंस्टिट्यूटिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, पहला, दूसरा स्टेट, और तीसरा बोला गया यहाँ पे नेशनल कमीशन। तो यहाँ पे 3 जो टायर है, जो रिडर्सल के लिए, निदान के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, वो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत यहाँ पे 3 टायर दिया गया, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। कितने, 3। सबसे पहली बात डिस्ट्रिक्ट फोरम, दूसरा स्टेट, और तीसरा नेशनल कमीशन। देखो scope of the act, it is applicable to all type of undertaking, first large and a small scale, ठीक है।
दूसरा अगर बात करें हम लोग प्राइवेट पब्लिक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है। फिर तीसरा बोला गया मैन्युफैक्चरर और ट्रेड, और चौथा बोला गया फर्म्स सप्लाइंग गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। तो यहाँ पे जो हम लोग देख सकते हैं बच्चा, जो स्कोप ये किसके लिए बनाया गया, किसके लिए ये क्षेत्र है, तो चाहे वो लार्ज स्केल का बिजनेस हो या स्मॉल स्केल के बिजनेस हो उसके लिए है, प्राइवेट है, पब्लिक है, कोऑपरेटिव सेक्टर्स है उसके लिए है, मैन्युफैक्चरर के लिए, ट्रेडर के लिए है, फर्म्स सप्लाइंग गुड्स सर्विसेज एज वेल एज, मतलब इन लोगों के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाया गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट एक्ट के तहत बोला गया द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इससे भी क्वेश्चंस आपको आएगा, जो कि 1872 के तहत हम लोग यहाँ बात करते हैं। अगर मान लीजिए किसी के बीच में अगर एग्रीमेंट बना हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, तो वो एक तरीके से गवर्नमेंट के नजर में वो सही है, मतलब वो लीगल है, वो कोर्ट के द्वारा सही है। तो ध्यान रहे, अगर कोई भी चीज का अगर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है या एग्रीमेंट बन जाता है तो समझ लेना वो 100% पक्का है, सही। ठीक है, यहां बोला गया द एक्ट लेड डाउन द कंडीशंस ऑन द एप्लीकेबिलिटी, ठीक है ना, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एग्रीमेंट of an agreement signed by the party to the contract and specify the remedies in the case of breach of contract। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या कहना चाह रहा है। बोला कि ये जो एक्ट है ये एक ऐसा कंडीशंस के साथ जो है ना एप्लीकेबल होते हैं, एप्लीकेबिलिटी की बात बोला गया है, जिसमें एक एग्रीमेंट पे अगर वो साइन अगर हो चुका है, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, अब किसी तरीके से अगर वो ब्रीच करने का अगर कोशिश करेगा, मतलब मुकरने का अगर कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ जो है ना कार्यवाही होगा। तो ध्यान दें यहाँ पे उसके लिए क्या बना हुआ है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना हुआ है। मतलब यहां से ये कोई भी पार्टीज ब्रीच नहीं कर सकता है, मुकर नहीं सकता है। ठीक है, तो इस केस के लिए ये रेमेडीज है, निदान है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, ये कहां के लिए एप्लीकेबल होगा, तो जहां पे कोई एग्रीमेंट पे अगर 2 पार्टी है, 3 पार्टी है, 10 पार्टी है, उसके बीच में अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट बन चुका है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहां बोला गया है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब द सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करें जो कि है 1930, और जो हम लोग भी पढ़े हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो था 1872, ये सब याद रखना है। तो बोला कि यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत द एक्ट प्रोवाइड सम सेफगार्ड एंड रिलीफ टू द बायर्स। मतलब ये हुआ जो भी अगर खरीदार है उसके लिए यहाँ पे 1930 के हिसाब से सेल ऑफ गुड्स एक्ट तहत बनाया गया है। अगर इसमें किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम होता है तो इसके तहत बायर्स को रिलीफ मिलेगा। ठीक है, 4th नंबर बोला गया द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। इसमें क्या होता है, दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एक्शन एंगेज्ड एंटी सोशल एक्टिविटीज ऑफ प्रॉफिटियर्स, hoarders and black marketers. It aims to controlling the productions, supply and distribution of essential commodities। मतलब ये बच्चा बोला कि ये जो एक्ट होता है, अच्छा कॉमोडिटीज का मतलब होता है वस्तु, ठीक है ना, ये एंटी सोशल एक्टिविटीज दिया गया है। तो होता है ना जो समाज में अगर बात कहा जाए ब्लैक मार्केटिंग यहाँ पे रोकने के लिए बात बताया गया है। जो अगर मान लीजिए महंगाई बढ़ रहा होता है तो उस समय क्या होता है, कहीं ना कहीं से वो सामान को, जो गुड्स को, अगर बात है कॉमोडिटीज की बात करें ना, तो वो लाया सस्ता दाम, ठीक है ना, या वो स्टोर किया। अब स्टोर करने के बाद जैसी महंगाई कल होने वाला है, ठीक है ना, तो उसको ज्यादा दाम में बेचेगा। तो उसके तहत भी ये एक एक्ट बना हुआ है। ठीक है, या तो कह सकते हैं यहाँ पे एक तरीके से जो वस्तु होगा, जो आइटम्स होगा, ठीक है ना, जो गुड्स होगा, जो कमोडिटी होगा, उसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, उसके तहत भी एक तरीके से ये एक्ट है। या यहाँ पे समाज को गुमराह करने के चक्कर में या ब्लैक मार्केटिंग के लिए, ठीक है ना, या पूरे तरीके से मार्केट को अगर आप सप्लाई कर रहे हो, मतलब सारा प्रोडक्ट आपके पास है, आप मार्केट को जब जैसे मन होगा वो अपने तरीके से अगर कंट्रोल करोगे, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक्ट बना हुआ है। बच्चों ये ध्यान रहे, अगर कोई भी दुकानदार ऐसा करता है, ठीक है ना, जो भैया कल दाम बढ़ने वाला है, चलो आज सारा सामान जितना है सस्ता दाम में वो इकट्ठा कर लो, अब कल जितना भी होगा मार्केट में मेरा ही है ना हुकूमत रहेगा, क्योंकि सारा प्रोडक्ट मेरे पास है ना। सारा प्रोडक्ट मतलब क्या 90% या 70% भी अगर प्रोडक्ट आपके पास अगर है, तो इसका मतलब ये हुआ जब मार्केट कंट्रोलर आप माने जाएंगे। ठीक है, तो ये करना गलत होता है, इसीलिए आपको क्या लगाया जाएगा, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत आपको केस फाइल करना, आपके एंगेस्ट में केस फाइल हो सकता है। ठीक है,
फिफ्थ नंबर बोला गया यहाँ पे द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937, ये भी ध्यान रखें। बोला कि इस एक्ट के तहत द एक्ट प्रिस्क्राइब ग्रेड स्टैंडर्ड ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी एंड लिव स्टॉक प्रोडक्ट, खासकर मवेशी के लिए होता है, ठीक है ना, होता है ना, जो गाय भैंस बकरी ये सब जो होता है ना, इसके तहत बोला कि ग्रेडिंग जो मार्किंग दिया जाता है, या आप देखे होंगे ट्रक में भर के एक जगह से दूसरी जगह मवेशी को भेज दिया जाता है बिना कोई चीज का, तो उसके खिलाफ भी यहाँ पे बना हुआ है एक्ट। अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ भी केस फाइल किया जाएगा। जो मवेशी को इधर से उधर जो है ना बेचना है ना, या हम कह सकते हैं उसको जो है ना सस्ता दामों में लेना, उसके बाद जैसे एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लिए भी होता है, खेती बाड़ी के लिए भी होता है, तो मतलब खेती से लेकर लिव स्टॉक जो नेचुरल प्रोडक्ट है ना, तो नेचुरल प्रोडक्ट में भी अगर कोई ऐसा करता है बायर और सेलर के हिसाब से, मतलब जो सेलर्स हैं अगर ऐसा कुछ करता है, चाहे वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के हिसाब से हो या लिव स्टॉक के प्रोडक्ट के हिसाब से हो, उसके खिलाफ भी क्या होगा, तो केस फाइल होता है। ये भी ध्यान रहे, वो भी कंज्यूमर्स के हिसाब से ही माना जाएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बातें लिखा हुआ है, और ऑल्टरेशंस, मतलब यहाँ पे ऑल्टर किया गया कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के साथ अगर मान लो छेड़छाड़ किया गया, जैसे मान लीजिए मार्कर है, अब इस मार्कर में कोई ओरिजिनल जो मैन्युफैक्चरर है, ये कंपनी है, वो अपना लोगो लगाया, ये अपना सारे चीज को जो है ना पैकेजिंग किया, लेबलिंग किया, लेकिन कुछ ऐसे भी मार्केट में होता है यहाँ पे चेंज कर देता है, उसको छेड़छाड़ करता है उसके नाम से, उसके कंपनी से, और फिर वो अपना सारा चीज है ना वहां पर डाटा फीड कर देता है, लगता है हु बहू कैसा वैसा ओरिजिनल प्रोडक्ट की तरह, मतलब इसके खिलाफ भी क्या होता है, कार्रवाई किया जाता है अगर कोई ऐसा करता है तो। दिस एक्ट एम्स टू चेक alterations of food articles and ensure their purity so to maintain public health। ये तो खासकर है ना फूड हेल्थ में ही बोला गया है, फूड आर्टिकल्स में खाने पीने की चीज में होता है, जैसे मान लो गेहूं है या चीनी है, ऐसा चीज उसमें कंकर पत्थर की मिलावट हो गया है ना, या ऐसे प्रोडक्ट है खाने के हिसाब से जहां पे सेम टू सेम उस तरीके से बना दिया गया, तो इसके खिलाफ भी है ना यहाँ पे केस फाइल होता है। अल्टरेशंस एक्ट 1954 अल्टरेशंस, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया द स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर एक्ट 1976, ये जितने भी एक्ट की बात करें बच्चा वो सब का सब याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखो जो हम लोग शुरू से पहले जमाने के हिसाब से देखते आ रहे हैं बैठखारा, ठीक ना, जो तोलने के हिसाब से मेजर्स करने वाले चीज अगर बातें करें वेट के लिए, और उसमें बोलता है कम हुआ तो उसके खिलाफ भी 1976 के खिलाफ क्या किया जाता है, इस एक्ट के तहत हम उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। अगर कोई वेंडर या सेलर्स, ठीक है ना, अगर वजन अगर कम दिया तो, ठीक है, तो यहाँ पे अंडर वेट मतलब जितना होना चाहिए उससे कम की अगर बातें करेगा उससे ज्यादा दे ही नहीं सकता, पहली बात तो ये, ठीक है ना। तो अंडर वेट की जब बातें होगा जहां पे भी, तो उसके खिलाफ इस एक्ट के तहत 1976 जो वेट मेजर्स एक्ट है उसके तहत उसके खिलाफ हम लोग केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बातें करें वह है ट्रेड मार्क्स एक्ट, ट्रेड मिल चुका है, ठीक है ना, बहुत सारे इससे अगर बातें कहें कंपनियां होती है, फर्म होती है जिसका ट्रेडमार्क होता है, और उस ट्रेडमार्क के हिसाब से अगर उसको यूज करा तो उसके लिए भी क्या होता है, केस फाइल होता है। मतलब दिस एक्ट प्रिवेंट द यूजेज ऑफ फ्रॉडलेंट मार्क्स ऑन द प्रोडक्ट, फ्रॉड की तरह से अगर बात कर लेते हैं, ट्रेडमार्क दे दिया गया है ना, अब उसका मार्क कुछ और है लेकिन उसमें ऑल्टर करके वो अपना ट्रेडमार्क दे दिया, तो उसके खिलाफ भी केस फाइल हो सकता है। फिर बोला गया द कॉम्पिटिशंस एक्ट 2002, द एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शंस टू द कंज्यूमर्स इन केस ऑफ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट बाय बिजनेस फर्म। ये कॉम्पिटिशंस है किसी भी प्रकार के अगर कंज्यूमर की, इन केस कंज्यूमर्स के प्रैक्टिसेस की होता है, कैसे देखो आपने जॉली एलएलबी 3 देखा होगा, ठीक है ना, उसमें क्या होता है जो नया जोली मतलब अक्षय कुमार की बातें करें और अरशद वारसी की बातें करें तो यहाँ पे दोनों का नाम सेम ही है, ठीक है ना, तो उसके नाम पे यहाँ पे जो है ना दूसरे के पास कस्टमर कह सकते हैं, कस्टमर ने उसको हम क्या कह सकते हैं, जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट आ जाता है, अब इसका क्लाइंट उसके नाम पे चला जाता है, या मान लीजिए हम उसके नाम पे क्लाइंट को ले रहे हैं कॉम्पिटिशन के हिसाब से, तो यहाँ पे भी द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के हिसाब से उसके हिसाब से भी उसके अगेंस्ट भी क्या हो सकता है, केस फाइल हो सकता है। ये जो एक्ट है प्रोवाइड किया जाता है प्रोटेक्शंस टू कंज्यूमर्स, ये कंज्यूमर्स के लिए ही है, इन केस अगर ऐसा होता है बिजनेस फर्म्स के लिए तब, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन टॉप क्या कह रहे हैं, 10 नंबर बात करें द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986। अब ये जो ब्यूरो की अगर बातें करें बोला कि ब्यूरो
has two major activities: formulations of quality standard of goods and their certifications through the BIS सर्टिफिकेशंस स्कीम। तो ये जो होता है ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के तहत ये एक ऐसा स्कीम है जो कि 1986 के तहत फॉर्मुलेट किया गया है गुड्स और सर्विसेज को क्वालिटी पर्पस के लिए। अगर उसमें किसी प्रकार का खराबी होता है तो उसके खिलाफ भी केस फाइल हो सकता है। ठीक है, अब ये सब तो हम लोग देख लिए। द ब्यूरो ऑफ 10 मैंने यहाँ पे एक्ट की बातें बताया। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986, द कॉम्पिटिशंस एक्ट 2002, द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, ठीक है 1999। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट 1976, ऑल्टरेशंस एक्ट 1954, the Agriculture Produce Grading and Marking Act 1937, the Census Commodities Act 1955, the Sale of Goods Act 1930, the Indian Contract Act 1872। और हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं चैप्टर का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और इसमें जो है ना हम लोग इस लोगों को अगर बातें कहें प्रोटेक्शन एक्ट की बातें करा, अब उसके तहत पहला तो आपको समझ में आ गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है पहला यही था। अब दूसरा अगर बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहां से लेकर हम लोग 10 तक यहाँ पे कम से कम देखे हैं, और इस सब मिला के एक ही बात यहाँ पे समझ में आना चाहिए बच्चों, सारे के सारे कंज्यूमर्स के लिए ही है, कंज्यूमर्स को सुरक्षा करने के लिए ही ये बातें बताया जा रहा है। ठीक है, अब बोला कि यहाँ पे कंज्यूमर राइट्स क्या है। अब कंज्यूमर्स का, ग्राहक का अगर बात कहें क्या क्या अधिकार है, तो पहली बात बोला कि यहाँ पे ये जो बातें होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ही हो सकता है। इसके लिए प्रोवाइड किया गया 6 राइट, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से है ना बहुत बार बताया है, ठीक है ना, जिसमें 6 राइट्स की बातें चलता है। कंज्यूमर्स के हिसाब से कंज्यूमर को 6 राइट मिला है, कितना 6 राइट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। विच आर फॉलो, पहली बात बोला गया राइट टू सेफ्टी, पहला यहाँ पे पॉइंट क्या है, राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर हैज टू राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्रोडक्ट सर्विसेज विच आर हैजर्डस एंड हेल्थ लाइफ, एग्जांपल ISI सर्टिफिकेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। मतलब ये जब भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेते हो बच्चों तो हमेशा उस पे जो है ना ISI का सर्टिफिकेशन मार्क्स आपको देखना पड़ेगा वो है या नहीं। अगर है तभी परचेज करो, अन्यथा परचेज मत करो। अगर नहीं है और आपने परचेज करा और आपके साथ कुछ ऐसे घटना अगर घटित हो जाता है तो उसके लिए गवर्नमेंट आपके लिए लायबिलिटी नहीं होगी, लायबिलिटी या दायित्व नहीं लेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपको बोला जा रहा है आपको ISI वाले मार्क्स सर्टिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक आइटम से ही लेना है। ये तो हो गया पहली बात, राइट टू सेफ्टी के लिए, ठीक है। जैसे गैस अगर बात करें, जो गैस चूल्हा होता है उसमें पाइप होता है, उसमें जो है ना बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं 1 साल 2 साल उस पाइप जो लगा हुआ रहता है ना गैस सिलेंडर से जो चूल्हा में, वो बहुत समय तक यूज कर लेता है। लेकिन ऐसा कभी यूज नहीं करना चाहिए लंबा समय तक, उसको आप हर एक साल में चेक करो। पहली बात ये खासकर मैंने यहाँ पे इसीलिए बोला क्योंकि उसमें ISI मार्क्स है या नहीं है वो चेक करो, ठीक है ना। अगर वो है तभी वो पाइप लो, नहीं तो पाइप खासकर है ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है उसके लीकेज होने का, ठीक है। अब बाकी बात है इलेक्ट्रॉनिक जो है जितने भी आइटम्स है उस पर आपको ISI मार्क्स होना ही चाहिए, चाहे उसके लिए आप कुकर का ही बातें क्यों ना कर ले। नेक्स्ट अगर बातें करें, ध्यान रखना है राइट टू बी इन्फॉर्म। तो कंज्यूमर हैज राइट टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट बिफोर बाइंग इट। तो जो कस्टमर होते हैं, ठीक है ना, उसको पहले ध्यान रखना पड़ेगा जो कोई भी प्रोडक्ट अगर ले रहे हैं उसके बारे में क्या नॉलेज है, उसके बारे में हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना किसका काम है, तो कस्टमर का काम है। खरीदने से पहले उसको जांच परख के हमेशा खरीदारी करना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात राइट टू चूज। अब यहाँ पे जो कस्टमर होते बच्चा उसको चूज करने का यहाँ पे जो है ना पूरे तरीके से छूट रहता है। जो कंज्यूमर हैज राइट टू चूज एनी प्रोडक्ट आउट ऑफ द अवेलेबल प्रोडक्ट एज पर हिज या हर ऑन इंटरेस्ट। तो जिसको जो इंटरेस्ट है किसी प्रोडक्ट के हिसाब से वो प्रोडक्ट अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से वो चूज कर सकता है। उसके तरफ से, किसके तरफ से, सेलर की तरफ से, जो बेचने वाला जो विक्रेता है उसके तरफ से किसी भी तरीके से इन्फोर्स नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो इलीगल माना जाता है। पॉइंट नंबर 4, राइट टू बी हियर्ड, मतलब सुनना पड़ेगा। कंज्यूमर हैज टू राइट टू फाइल अ कंप्लेंट टू अ हियर इन केस ऑफ डिसैटिस्फैक्शंस विद द गुड्स या सर्विसेज यूज ऑफ ग्रीवेंस सेल्स। अगर ऐसा लगता है बच्चों, अगर हमने कंज्यूमर्स, मतलब मान लीजिए अगर मैं कंज्यूमर्स हूं, अगर मुझे असंतुष्टि है, ठीक है ना, मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो उसके खिलाफ जो है ना हम क्या कर सकते हैं,
मेरा मतलब कंज्यूमर्स को जो है ना सुनना पड़ेगा। किसको सुनना पड़ेगा? जो सेलर्स है, जो रिटेलर है, जो होलसेलर्स है, ठीक है ना, जो बेचने वाला है, उसको सुनना पड़ेगा कंज्यूमर्स की बातों को, ठीक है। तो राइट टू बी हेयर्ड, ये ध्यान रखना है। ये चौथी नंबर पॉइंट था। पांचवें नंबर पॉइंट बोला गया है राइट टू सीक रिजल्ट, मतलब उसका निदान करना पड़ेगा। तो कंज्यूमर हैज राइट टू गेट बोला गया रिलीफ इन केस ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज फॉल शॉर्ट ऑफ कंज्यूमर्स। अगर किसी प्रकार से अगर मान लीजिए चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, अगर फॉल अप अगर हुआ है तो इन केस तो कंज्यूमर्स को जो है उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशंस या डेंजरस स्थिति में प्रोडक्ट है उसको भी देखना पड़ेगा। फिर बोलेंगे यहाँ पे द कंज्यूमर्स में बी प्रोवाइडेड विद द रिप्लेसमेंट रिमूवल ऑफ डिफेक्ट या कंपनसेशंस फॉर एनी लॉस। अगर ऐसा होता है तो कंज्यूमर्स को क्या किया जाएगा? निदान के तौर पे या तो उसका रिप्लेसमेंट मिलेगा या कंपनसेशंस मिलेगा, या उस प्रोडक्ट को हटा के दूसरा प्रोडक्ट मिल सकता है, रिप्लेसमेंट ही हुआ एक तरीके से, या कंपनसेशन या किसी प्रकार का अगर लॉस हुआ है कंज्यूमर्स को तो वो मिलना चाहिए। ये था पांचवी पॉइंट, राइट टू सीक रिडर्सल, ठीक है ना। तो ये जो रिडर्सल्स है ये आप ध्यान रखना निदान के लिए होता है। और छठी बात है जो दिया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, मतलब ये कंज्यूमर्स का शिक्षा होना बहुत जरूरी है, उसको तरीके से नॉलेज होना बहुत जरूरी है किसी प्रोडक्ट के लिए। आप प्रोडक्ट अगर यूज कर रहे हो तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी जन आप उसको खरीदो। सो कंज्यूमर हैज टू राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड बोला गया टू बी वेल इन्फॉर्म थ्रू आउट द लाइफ, मतलब उसके बारे में पूरा लाइफ अगर कहा जाए क्या है नहीं है प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। सो ही शुड बोला गया मेड अवेयर ऑफ हिज राइट्स एंड रिलीफ अवेलेबल टू हिम इन केस ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज। सो फॉल्स शॉर्ट या exceptions, the government of India has included consumer education in the schools curriculum and is making use of mass of media to make consumer aware of their rights, जो कि हम लोग पहले ही टॉप लेवल पे देखे थे। जागो ग्राहक जागो, मतलब यहाँ पे यही हुआ जो कंज्यूमर्स को सिखाया जाना चाहिए, ठीक है ना, तो कौन से प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज करना है उसके बारे में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, वो सारे नॉलेज होना जरूरी है ना। बहुत सारे कस्टमर ऐसा नहीं करते, उसके बारे में बिना पढ़े सुने सीधा प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर देते हैं। नहीं, वो आपकी गलती है। पहले आप उसके बारे में पढ़ो, सीखो, क्या बारे में कह रहा है नहीं कह रहा है, तब उस प्रोडक्ट को क्या करो, यूज करो, ठीक है ना। तभी क्या हो सकता है, ये जो 6 पॉइंट्स लिखा हुआ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के तहत 1986 के तहत जो कि आपको राइट देता है, वो 6 राइट में जो दिया गया 6 राइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भैया फंसने से अच्छा है सबसे पहले हमने अपने आप को क्या कर लें, एजुकेटेड कर लें, ठीक है ना, पढ़ लिख लें, उसके बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले लें, तभी उसको खरीदना चाहिए, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे ध्यान सुनो बच्चा, जो राइट टू सेफ्टी यहाँ पे 6 जो पॉइंट्स दिया गया है, राइट 6 राइट्स जो दिया गया कंज्यूमर्स के लिए, पहला पॉइंट लिखना राइट टू सेफ्टी, सेकंड पॉइंट्स राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है, इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। फिर राइट टू चूज, कस्टमर को जो है ना चूज करने की पूरे तरीके से आजादी है। राइट टू बी हियर्ड, कस्टमर के बातों को जो है ना सुनना जरूरी है। राइट टू बी सीक रिडर्सल, और उसके निदान करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये भी होना जरूरी है। ये आप याद रखें। 6 नंबर क्या बोलते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन या 2 मार्क्स क्वेश्चन में आते हैं। सिर्फ नाम लिखने के लिए आएगा तो 2 मार्क्स का, और पूरे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए आएगा 6 का 6 पॉइंट्स को तो 5 मार्क्स का, ठीक है। अब बोला गया कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब कंज्यूमर्स का भी तो यहाँ पे जिम्मेदारी बनता है। क्या जिम्मेदारी है? बोला गया कंज्यूमर हैज टू फॉलो सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल परचेजिंग यूजिंग एंड कंज्यूमिंग गुड्स। अगर कोई कस्टमर है, कंज्यूमर्स अगर है, तो कोई भी अगर उस प्रोडक्ट को अगर यूज कर रहा होता है तो उस यूज करने से पहले उसके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो जिम्मेदारी उठाना चाहिए। पहली बात, बी अवेयर अबाउट द वेरियस प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट so that an intelligent wise choice can be made। ये आपको ध्यान रखना है, पहले उसके बारे में अच्छे तरीके से अवगत हो जाए। अलग अलग मार्केट में प्रोडक्ट होता है, आपका इंटेलिजेंस ही आपको बचा सकता है। दूसरी बात, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स एज दे प्रोवाइड क्वालिटी इंश्योरेंस, ठीक है ना। जस्ट लुक ऑफ ISI मार्क्स ऑन द इलेक्ट्रिकल गुड्स, FPO मार्क्स ऑन द फूड प्रोडक्ट, हॉलमार्क ऑन ज्वेलरी, ये सब देख के ही खरीदना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, follow बोला गया follow instruction related to the product and learn about the risk associated with the product
एंड यूज इट सेफली। मतलब यहाँ पे यही लिखा हुआ है, जो भी उस प्रोडक्ट पे इंस्ट्रक्शंस दिया गया बच्चों, उस इंस्ट्रक्शंस को सही तरीके से पहले पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, तभी जो है उसको यूज करना चाहिए। ठीक है ना, तभी आपका रिस्क जो ज्यादा होगा वो कम हो सकता है अगर आप उस इंस्ट्रक्शंस को सही तरीके से पढ़ते हो। ठीक है। चौथी बात, रीड लेबल एंड केयरफुली टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइजेज, नेट वेट, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरिंग डेट्स, ये सारी चीजें है ना आपको देखना जरूरी है। किसको? कंज्यूमर्स को देखना ये जरूरी है, जिसमें जो इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है प्राइस से रिलेटेड। अच्छा, जहां पे लिखा हुआ है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अगर लिखा हुआ है 50 रुपया, तो कोई भी दुकानदार 50 रुपये से ज्यादा नहीं बेच सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो MRP जो वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, उससे ज्यादा वो बिक ही नहीं सकता है। अगर कोई बेचता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट दायर करो। ठीक है ना, तो नेट वेट, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरिंग डेट्स, ये सब आपको देखना काम है। फिर बोला कि assert yourself to ensure that you get a fair deal। तो अगर मान लीजिए आप दुकान में अगर कोई डील करते हो तो आपको लगना चाहिए हमने जो डील किया है वो फेयर डील है। 6 नंबर बोला गया, बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग एंड परचेज ओनली लीगल गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्करेज अनस्क्रपलस प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग। अच्छा, कस्टमर ही अगर कहा जाए तो ब्लैक मार्केटिंग का जो है ना पूरे तरीके से अगर कहा जाए तो जुगाड़ तो लगाता ही लगाता है, और मार्केट का जो ब्लैक मार्केटिंग का जो पूरे स्प्रेड करता है, फैलाता है, वो कस्टमर ही होता है, कंज्यूमर्स ही होता है। ठीक है ना, उसको वो आप देखिएगा उसका नेचर होता है, भैया 10 रुपया ज्यादा ले लो, ठीक है ना, लेकिन मेरा काम पहले हो जाना चाहिए। ठीक है ना, या तो कहा जाता है भैया इतना ले लो या एक्स्ट्रा ले लो, ऐसे ले लो, ठीक है ना, लेकिन मुझे प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो कर कौन रहा है? तो कंज्यूमर्स ही कर रहा है, कस्टमर ही कह रहा है। ठीक है, कंज्यूमर्स बच्चा हम लोग उसको कह सकते हैं जो एक ही प्रकार के लगभग में प्रोडक्ट अगर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो वो कंज्यूमर्स। ठीक है ना, और कस्टमर जो विभिन्न प्रकार प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं वो कस्टमर्स होते हैं। ठीक है ना, तो दोनों एक तरीके से सेंस एक ही है, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग यूज करते हैं, इसी वजह से यहाँ पे कंज्यूमर, कस्टमर। ठीक है, कस्टमर एक छोटे से स्केल के लिए बात किया जाता है, कंज्यूमर बड़ा और लार्ज स्केल के लिए बात किया जाता है। ठीक है, ask for cash memo and purchase of goods या services, this would serve as proof of the purchase made। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ना सामान अगर खरीदते हैं तो उसके लिए कोई कैश मेमो तो आपको लेना चाहिए ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कैश मेमो नहीं लेते, अगर ले भी लिए उस कैश मेमो को जैसे खरीद लाए और जैसे उस दुकान से बाहर गए उस कैश मेमो को चेरी अथ्रोअर मतलब फाड़ के फेंक देना। ठीक है ना, यही काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस प्रोडक्ट के जो प्रूफ है ना कैश मेमो वो रखना चाहिए। ठीक है, 8वां बात, फाइल अ कंप्लेंट इन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम इन केस ऑफ शॉर्टकमिंग इन द क्वालिटी ऑफ goods purchase or services available, so do not fail to take action even when the amount involved in small। ऐसा होता है। ठीक है ना, फाइल कंप्लेन नहीं करना चाहता है कंज्यूमर फोरम में, कौन? कंज्यूमर, क्योंकि उसका लगता है भैया मेरा अमाउंट जो है ना बहुत कम है। जब अमाउंट कम है तो हम कंज्यूमर फोरम में जाएंगे केस फाइल करने के ना, तो जो भी मेरा प्रोडक्ट का दाम है 100 रुपया, पता चला हम उसमें 200 रुपया खर्चा कर दिए, इसके हिसाब से भी लोग कंज्यूमर फोरम में नहीं जाते केस फाइल करना। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, आपका जितना भी खर्च होता है, आप प्रोडक्ट का दाम 100 रुपया था, उसके अलावा भी अगर आपको कोई खर्चा हुआ है एडिशनल खर्चा, तो वो भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, कोर्ट की तरफ से मिलेगा, अगर आपका कंप्लेंट सही है, आपका केस सही है तब। ठीक है, ये ध्यान रखो। 9 नंबर बोला गया, फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटी विच वुड प्ले एन एक्टिव पार्ट एजुकेटिंग कंज्यूमर्स एंड सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। तो कंज्यूमर को सोसाइटी को अच्छे तरीके से यहाँ पे एजुकेट करना बहुत जरूरी है। रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट, और सबको एक जैसे मैंने बोला रिस्पेक्ट इसीलिए जरूरी है इन्वायरमेंट का, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, नहीं मेरा काम बन जाए, बाकी का काम बने चाहे नहीं बने, महंगाई चले जाए या कोई कालाबाजारी करे, उससे मतलब क्या है, मेरे को तो प्रोडक्ट मिल गया ना, मेरे को तो सामान मिल गया ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। रिस्पेक्ट करना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हर एक ग्राहक को है ना अगर रिस्पेक्ट करता है तो इन्वायरमेंट अच्छा बना रहता है। अब बच्चों यहाँ पे कुछ बातें हैं, वे एंड मीन्स कंज्यूमर्स प्रोटेक्शंस क्या है। तो पहली बात, सेल्फ रेगुलेशंस बाय बिजनेस। अब सेल्फ रेगुलेशंस की बात करें, which gives importance to corporate social responsibility, follow ethical standard and practices and dealing with their customers। ठीक है, तो सेल्फ रेगुलेशंस बिजनेस के लिए बना हुआ है। बिजनेस एसोसिएशन FICCI जो फूड इंडियन चैम्बर्स अगर बातें करें इंडिया के लिए, CI have to lay down their code of conduct which lay down
ऑफ फॉर देयर मेंबर्स द गाइडलाइंस एंड दे आर डीलिंग विद द कस्टमर। तो जो फूड कॉर्पोरेशन के हिसाब से होता है, बिजनेस एसोसिएशन है, तो सब के तहत एक बना हुआ है। उसमें अगर कोई कोड ऑफ कंडक्ट को अगर मान लीजिए किसी प्रकार का अगर गलती करता है उस कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से, तो उसको जो है ना केस फाइल या कह सकते हैं उसको पनिशमेंट मिलवे करेगा। कंज्यूमर अवेयरनेस, अ वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स वुड बी इन पोजीशंस टू रेज हिज वॉइस एंगेस्ट बोला गया एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे, हम लोग जो बात यहाँ पे कर रहे हैं, वे एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, किस तरीके से हम लोग कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहली बात सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, पहले बिजनेस को रेगुलेट करने वाला ही सही होना चाहिए, है ना। मान लीजिए कोई अगर क्या बनाता है, पाव रोटी बनाता है, पाव रोटी बनाने वाले के ऊपर ही अगर गवर्नमेंट सही तरीके से अगर शिकंजा या अपना लॉ रूल रेगुलेशंस अगर अप्लाई करके रखे, तो जो पाव रोटी बनाने वाला है वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, है कि नहीं, और ना सप्लाई होगा। इसीलिए सबसे पहले जरूरी होता है सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, बिजनेस एसोसिएशन, कंज्यूमर को अवेयरनेस होना चाहिए, कंज्यूमर का एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है ना। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बोला इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेटिंग कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्टिंग देम, ठीक है। गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स बाय इनैक्टिंग वेरियस प्रोटेक्टिव मेजर्स। तो गवर्नमेंट का तो भाई सबसे अहम रोल होता है जो अलग अलग तरह के जो इंटरेस्ट है कंज्यूमर्स को उसको देख रेख करना, ठीक है। अब इसका काम जो है ना, आप सुनो, अब यहाँ पे कौन सा कंज्यूमर्स कहाँ जा सकता है, ठीक है। अब किसी कंज्यूमर के साथ अगर धोखाधड़ी अगर हुआ है, अब वो कंप्लेन अगर करना चाह रहा है, तो कितने अमाउंट के प्रोडक्ट वाले या सर्विसेज वाले कहां कहां पे वो जा सकता है अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कराने के लिए, ठीक है। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो रिडल्सल्स एजेंसी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ पे रिडल्सल्स एजेंसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कंपनी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत यहाँ पे जो 3 टायर की हम लोग जो बातें की हैं वो था डिस्ट्रिक्ट फोरम, फिर स्टेट और नेशनल कमीशन, ये 3 जो टायर दिया गया है, ठीक है ना। अभी तीनों टायर के पास हमको जाना पड़ेगा, लेकिन कितने कितने अमाउंट वाले कौन कौन से यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, हम लोग यहाँ पे समझने से पहले कुछ बातें और समझना पड़ेगा। 1986 के तहत अ कंप्लेंट बिफोर द एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम कैन बी मेड, अगर कोई कंज्यूमर्स अगर जा रहा है कंप्लेंट करने के लिए, तो पहली बात उसके पास क्या क्या होना जरूरी है, तभी वो जा सकते हैं। पहली बात एनी कंज्यूमर्स, कोई भी कंज्यूमर जा सकता है अगर वो कंज्यूमर्स है तो। दूसरी बात एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, जो रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन होगा वही जा सकता है। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट होगा वो भी जा सकता है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ये भी जा सकता है। मैंने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दिया गया था, सिर्फ जो है ना वहां पे लिखा हुआ था सेलर के हिसाब से, क्या लिखा हुआ था, हाँ कंज्यूमर के हिसाब से, लेकिन यहाँ कंज्यूमर्स के अंदर में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की बात बोला गया, ये भी जा सकता है। वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर्स हैव इन द सेम इंटरेस्ट, मान लीजिए बहुत सारे कस्टमर के साथ, बहुत सारे कंज्यूमर के साथ अगर धोखाधड़ी हुआ है तो उसके रिप्रेजेंट में, ठीक है, कोई एक जा सकता है, ऐसी बातें नहीं, उसके बिहाफ में जा सकता है। 5वीं बात बोला गया लीगल हेयर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज कंज्यूमर्स भी जा सकते हैं जिसके साथ ऐसा हुआ है। कंप्लेंट अंडर सेक्शंस, ये ध्यान रखो, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप ध्यान रखो, अ कंप्लेंट अंडर सेक्शंस 2 सबसेक्शंस बी, ठीक है ना, ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ये सारे जो आपने देखा यहाँ पे बच्चों, ये सब पूर्ति होना चाहिए। लगभग में 6 पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है। ये 6 पॉइंट अगर मान लीजिए किसी भी कंज्यूमर के साथ ऐसा चीजें अगर हो रहा है तो ये 6 के 6 कंज्यूमर्स जा सकता है कंप्लेन करने के लिए कंज्यूमर फोरम में, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आपने देख लिया, अगर क्वेश्चंस आएगा कंप्लेन बिफोर द एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम कैन बी मेड बाय इट, तो यहाँ पे 6 पॉइंट्स लिखा हुआ है, 6 के 6 पॉइंट्स आपने लिख देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर द रिडर्सल्स ऑफ कंज्यूमर्स ग्रीवेंस द एक्ट प्रोवाइड द 3 टायर ऑफ मशीनरी एज। देखो अब यहाँ जो निदान होगा, अब मान लो कोई भी कंज्यूमर्स अगर गया कंप्लेन अगर करा, अब उसका निदान रिडर्सल जो होगा वो किस प्रकार से हो सकता है। पहली बात कहां पर जा सकता है, पहला यहां बोला गया डिस्ट्रिक्ट फोरम, जो जिला न्यायालय के हिसाब से अगर बात करें, जिला जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसके पास, तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, तो बोला कि डिस्ट्रिक्ट फोरम आर सेट अप इन ईच डिस्ट्रिक्ट बाय द स्टेट कंसर्न। द इंपोर्टेंट फीचर्स आर, देखो डिस्ट्रिक्ट फोरम जितना भी डिस्ट्रिक्ट है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर कहा जाए कंज्यूमर फोरम होता है, जहां भी अगर कंज्यूमर के साथ अगर धोखाधड़ी अगर हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हैं।
लेकिन आगे सुनना है, इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 मेंबर्स, वन ऑफ होम शुड बी वुमेन्स होना चाहिए, ड्यूली अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। वो जो डिस्ट्रिक्ट फोरम होगा उसमें एक तो वुमेन्स होगा ही, और वो भी बोला गया है जो अपॉइंटमेंट जो होना चाहिए अपॉइंटेड वो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से होना चाहिए, तभी जा सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट एंड 2 मेंबर्स, वन ऑफ होम बोला गया है यहाँ पे कौन होना चाहिए, वुमेन्स या ड्यूली अपॉइंटेड स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए। एक प्रेसिडेंट होना जरूरी, राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें एक मेंबर जो है ना प्रेसिडेंट होना चाहिए, मेन होना चाहिए। दूसरी बात बोला गया डिस्ट्रिक्ट फोरम में और कौन जा सकता है, द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन क्वेश्चंस along with compensation claim does not exceed 20 lakhs। 20 लाख से ज्यादा वाले नहीं जाएगा। कहां तक जाएगा, 20 लाख तक का, अगर 20 लाख का 20 लाख तक का अगर कंप्लेंट है तो ही जा सकता है ना। जिसके पास 20 लाख तक का लग रहा है जो धोखाधड़ी हुआ है, तो वैसे कंज्यूमर जो है ना डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगा जिसका अमाउंट 20 लाख तक की बातें चल रहा है। ठीक है, सो ऑन रिसीविंग बोला गया यहाँ पे द कंप्लेंट द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल रेफर टू कंप्लेंट टू द अपोजिट पार्टीज कंसर्न एंड सेंड द गुड्स और सैंपल फॉर टेस्टिंग इन लेबोरेटरी। अब ये भी ध्यान सुनो, डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या करेगा, अब जिसके खिलाफ कंप्लेन है, जिस भी प्रोडक्ट के खिलाफ कंप्लेन है या जिस भी सेलर के खिलाफ अगर कंप्लेन है, तो पहले क्या करेगा डिस्ट्रिक्ट फोरम, उसका सैंपल टेस्ट करवाएगा। प्रोडक्ट अगर कोई गलती हुआ है या सर्विसेज के अगर मान लीजिए कोई गलती हुआ है तो उसका जो है सैंपलिंग लेगा, उसके बारे में देख रेख करेगा, जांच पड़ताल करेगा। लेबोरेटरी में अगर कोई प्रोडक्ट है, ठीक है ना, तो उसको तो लेबोरेटरी में भेज दिया जाएगा उसको सैंपल को जांच करने के लिए, और जब गलती पकड़ाएगा तभी उसके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई हो सकता है। वैसे ने कोई भी कंप्लेन करा और सीधा जो है एक्शन लेगा नहीं, पहले जांच पड़ताल होगा तब। नेक्स्ट पॉइंट इसी में बात बोला गया है, द डिस्ट्रिक्ट फोरम आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड, जब डिस्ट्रिक्ट फोरम सेटिस्फाइड हो जाता है जो गुड्स सही में डिफेक्टिव था, कोई अनफेयर ट्रेड था, ठीक है ना, इशू था, तब उसके खिलाफ जो है ना ऐसा काम करने से पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या करेगा, सबसे पहली बात आइदर रिप्लेसमेंट या रिटर्न, प्राइस या पे, कंपनसेशन, ये सब की बात कहेगा। भैया आप इसका पैसा जो बायर है, ठीक है ना, उसका पैसा तो वापस करवा दो, वापस ले लो, वापस कर दो, या तो आप रिप्लेस कर दो या कंपनसेशन दो, ठीक है ना। ये सब अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट फोरम के तहत वहां पे निदान रिडर्सल कर दिया जाता है। ठीक है, सो बोला कि यहाँ पे अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है, बोला कि यहाँ पे इन केस एग्री पार्टी, मान लीजिए हम ही अगर कंप्लेन अगर किए हैं किसी दूसरे पार्टी के तहत जो सेलर्स है, ठीक है ना, अगर मैं संतुष्ट नहीं हूं डिस्ट्रिक्ट फोरम से, सो दे कैन अपील बिफोर स्टेट फोरम विद इन द 30 डेज ऑफ पासिंग ऑन एन ऑर्डर। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में हमने कंप्लेन किया, 20 लाख तक का मेरा प्रोडक्ट था, मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट फोरम मेरे पक्ष में कंप्लेन देने के बावजूद मेरा जस्टिफिकेशन, मेरा जजमेंट अगर कहा जाए जो मुझे मिलना चाहिए, ठीक है ना, वो मिला नहीं, तो क्या होगा, मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम से अगर संतुष्ट अगर नहीं है मुझे अपील करना पड़ेगा, कहां पे, स्टेट कमीशंस में। लेकिन उसके लिए बोला गया है कैन अपील बिफोर स्टेट फोरम विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग ऑन ऑर्डर। तो 30 डेज अगर होगा उससे पहले, मतलब अगर मान लीजिए अपील करना चाहता है 30 दिन पहले आपको जो है ना अपील करना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा, तभी हो सकता है। ये नहीं जो आज डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है ना आपको बोला कि नहीं मिलेगा और कल ही जाकर अपील कर दिए, ऐसी बातें नहीं है। आपको पहले ऑर्डर देना पड़ेगा, मतलब एक अपील करना पड़ेगा, तब 30 दिन के बाद आप जाके वहां आप केस फिर से दोबारा सुनवाई करा सकते हो। ठीक है, अब यहां सुनो, अब बोला गया स्टेट कमीशन क्या करेगा, तो स्टेट कमीशन बोला गया इट इज द सेट ऑफ इन ईच स्टेट बाय द गवर्नमेंट, द साइलेंट फीचर्स दिया गया यहाँ पे, ईच कमीशन कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एटलीस्ट बोला गया 2 मेंबर होना चाहिए, वहां पे एक प्रेसिडेंट और एक मेंबर्स की बात चल रहा था, यहाँ बोला गया यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड 1 शुड बी वुमेन्स होना यहाँ भी जरूरत है। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू होगा प्रोडक्ट का बोला गया है The value of goods or services along with the compensation claim exceeds 20 लाख। 20 लाख तक तो बात बोला गया था डिस्ट्रिक्ट फोरम में, ठीक है ना। अब 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम, 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ तक का अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है किसी भी कंज्यूमर के साथ, तो वहां पे कंप्लेंट फाइल कर सकता है, कहां पे, स्टेट कमीशन के पास। ठीक है, और रिसीविंग द कंप्लेंट द स्टेट कमीशन कैन आल्सो रेफर द कंप्लेंट टू अपोजिट पार्टी एंड सेंड द गुड्स ऑफ फॉर टेस्टिंग एंड लेबोरेटरी। इसका भी सेम चीजें हैं,
पहले उसको जो है ना सैंपलिंग भेजेगा, टेस्ट करेगा, और जब ऐसा कुछ अगर होता है तो उसको कंपनसेशन की बातें है ना मिलेगा, रिप्लेसमेंट करने की बातें है ना ऑर्डर दिया जाएगा। अब यहाँ पे भी अगर मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट फोरम से अपील, आप कहाँ पे आगे स्टेट कमीशन, अब स्टेट कमीशन भी आपको संतुष्टि नहीं है तो यहाँ भी आपको अपील करने से पहले 30 दिन की यहाँ है ना बोला गया नेशनल कमीशन में जाने से पहले आपको 30 दिन है ना बोला विद इन द 30 डेज आपको एक ऑर्डर पास करना पड़ेगा, ऑर्डर लेना पड़ेगा, तभी आप केस फाइल आप नेशनल कमीशन के पास जा सकते हो। ठीक है, अब ये जो नेशनल कमीशन है बच्चा बोला गया यहाँ पे इट इज सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट द प्रोविजंस ऑफ एक्ट। अब इसमें क्या बोला गया, इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट और एट लीस्ट 4 मेंबर्स होता है अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन टीम शुड बी वुमेन्स का होना चाहिए, वन ऑफ देम शुड बी अ वुमेन्स होना चाहिए, एक तो वुमेन्स होना जरूरी। अब इसमें क्या बोला गया, इसका जो प्रॉब्लम है मतलब इसमें जो कंपनसेशन की बात होगा 1 करोड़ से ज्यादा की बात होगा। ठीक है ना, पहले क्या था डिस्ट्रिक्ट फोरम में 20 लाख तक ही सुनवाई हो सकता है। अब बोला गया स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन के पास जाएगा तो 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम, और नेशनल कमीशन के पास अगर जाएगा तो 1 करोड़ से ज्यादा जितना भी है वो अपना कर सकते हो। ठीक है ना, सो ऑल कंप्लेंट्स बोला गया यहाँ पे pertaining the goods and services along with the compensations value of more than 1 crore can be filled with the नेशनल कमीशन। ठीक है, ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट नेशनल कमीशन ऑल्सो रेफर अपोजिट पार्टी, ये भी वही काम करेगा, पहले सैंपलिंग करवाएगा, टेस्ट करवाएगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ठीक है, और नहीं तो उसको रिप्लेसमेंट करवाएगा, कंपनसेशन दिलवाएगा। ठीक है ना, यही सब बात होता है। अब रिलीफ अवेलेबल क्या है, अब इसमें हम लोग को रिलीफ क्या मिल सकता है, बोला कि रिमूव डिफेक्ट गुड्स एंड डिफिशियंसी इन सर्विसेज, जो डिफेक्टिव वाली चीज है उससे मुझे निदान मिलेगा, रिप्लेसमेंट मिलेगा, रिफंड मिल सकता है, पे और रीजनेबल अमाउंट कंपनसेशन, एनी लॉस अगर हुआ है तो वो हमको मिलेगा। मैंने आपको बताया है कंपनसेशन या जो भी आपको लॉस हुआ है आपके तरफ से वो गवर्नमेंट की तरफ से, कोर्ट की तरफ से आपको मिल जाना चाहिए। फिर बोला कि पे पेनिटिव डैमेज इन एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस, किसी भी सर्कमस्टांसेस में अगर आपको लग रहा है आपका कुछ डैमेज हुआ है वो भी आपको पे किया जाएगा। डिसकंटिन्यू अनफेयर बोला कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, फिर उसको हो सकता है जो आप दुकान से या जो प्रोडक्ट लिए हैं या जिस कंपनी का लिया है वो कंपनी पूरी तरीके से बंद भी हो सकता है। ठीक है, वो डिसकंटिन्यू हो सकता है। नॉट टू ऑफर हैजर्डस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल, जो समाज के लिए पूरी तरीके से खतरा हो सकता है उसको सेल होने पे रोका जा सकता है, नहीं सेल किया जा सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है उसको बेचने से, सीज किया जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हैजर्डस के लिए सीज कर देगा। ठीक है ना, पे एन अमाउंट टू कंज्यूमर्स वेलफेयर फंड नॉट लेस देन 5% टू बी यूटिलाइज इन द प्रिस्क्राइब मैनर। बोला यहाँ पे एन अमाउंट ऑफ कंज्यूमर्स, अगर कंज्यूमर्स के हिसाब से ऐसा लगता है जिसको निदान मिल गया है तो बोला गया नॉट लेस देन 5% यूटिलाइज फॉर द प्रिस्क्राइब मैनर, इशू करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, न्यूट्रलाइज एफर्ट ऑफ मिसलीडिंग के हिसाब से, पे एडुकेट कॉस्ट टू पार्टी। मतलब यहाँ पे बहुत सारे बातें लिखा हुआ है, कंज्यूमर्स को अगर लग रहा है अगर कुछ संतुष्टि मिला है तो उसका बोला कि 5% है ना वेलफेयर में डाल दो जो सबका भलाई हो। ठीक है ना, इशू करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट टू न्यूट्रलाइज द करेक्टिव मिसलीडिंग, ये सब पे ध्यान देना होता है। ये सब है ना कंज्यूमर्स के लिए सही है, कंज्यूमर्स इससे सही हो सकता है उसके पक्ष में अगर जाता है तो। अब यहाँ पे रोल आता है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं एनजीओ। एनजीओ क्या है, एनजीओ क्या करेगा, जिसका काम ही है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बातें करें। फिलहाल यहाँ पे बोला गया कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है नेशनल का बात करें तो बोला गया एडुकेट द जनरल पब्लिक अबाउट कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर्स को जो है ना एडुकेटेड कराना, पब्लिशिंग periodically other publication to educate consumers, providing legal assistance to consumers by providing legal advice देना, फाइलिंग कंप्लेंट्स एप्रोप्रिएट। तो जो भी अगर एनजीओ के पास आएगा वो क्या करेगा, कंज्यूमर्स के बिहाफ में वो कंप्लेन करेगा, उसका लड़ाई लड़ेगा। ठीक है ना, इनकरेज करेगा कंज्यूमर्स को, उसको सिखाएगा, किसको सिखाएगा, कंज्यूमर्स को एजुकेट करेगा, सिखाएगा। ठीक है ना, टेक एन इनिशिएटिव फाइलिंग सीज इन कंज्यूमर्स कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर्स के बिहाफ में जो है ना वो इनिशिएट अगर कहें तो केस फाइल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो है ना दिया गया एनजीओ कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली में है, कॉमन काउज दिल्ली में है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन वॉइस दिल्ली में है, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर अगर बात करें अहमदाबाद में है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सीपीसी अहमदाबाद में है, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई में है, मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई में ही है,
कर्नाटका कंज्यूमर सर्विस सोसाइटी बैंगलोर में है, कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता में है, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी जयपुर में है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे जो मैंने बातें बताया फास्ट रिविजन्स में, तो मैंने जल्दी जल्दी में बहुत सारी बातें इसे बताया है, ठीक है ना। वैसे आपको समझ में आ गया होगा, मैंने कुछ बातें रिपीट करके भी आपको समझाने की कोशिश किया है। ये था बच्चा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो कि 1986 के तहत हम लोग बहुत सारी बातें इसमें देखे हैं, सुने हैं। आपको बस इतना करना है, इसको अच्छे तरीके से आपको हर एक पॉइंट को नोट करके या अपने हिसाब से देख सकते हो क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन आने वाला है। आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा ही हेल्प मिलने वाला है। तो करना बस इसको इतना है, इस वीडियो को आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।